हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ। कल मैंने आपको पढ़ाया था विष के प्रकार, और आज मैं एक टॉपिक नया ली हूँ, पाक कला। आज मैं पाक कला के बारे में आपको बताऊंगी और भोजन पकाने की जो इसके अंतर्गत जितनी टॉपिक आते हैं सब मैं आपको क्लियर करूँगी। तो पाक कला पहले मैं बता रही हूँ, पाक कला किसे कहते हैं। पाक कला क्या है? पाक कला को पाक शास्त्र भी कहते हैं। तो पाक शास्त्र विज्ञान और कला दोनों से संबंधित है। भोजन पकाने की विधियाँ है। पाक कला के अंतर्गत ही भोजन पकाने की विधि आती है, जैसे जल द्वारा पकाना, हवा द्वारा पकाना, चिकनाई द्वारा पकाना, वाष्प द्वारा पकाना, जल द्वारा पकाना। इसकी भी 3 विधियाँ हैं: उबालना, बॉयलिंग, खदकाना, सिमरिंग, कम आग और कम पानी में पकाना। बॉयलिंग उबालना जैसे, और जो खदकाना को सिमरिंग कहते हैं। हम लोग को जैसे कभी कभी इंग्लिश टर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म का भी जानकारी रखना चाहिए। उबालना, तो पहले विधि उबालना है तो पानी को 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर उबाला जाता है। और जब हम पानी उबालते हैं तो इसमें बुलबुले जो होते हैं निचले सतह पर से बनता है और ऊपर की सतह पर आकर फूटता है। दूसरी विधि है खदकाना, शिमरिंग, जिसे हम शिमरिंग कहते हैं। भोजन को 95 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 210 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चूँकि हम नोट्स से रिवीजन क्लास कर रहे हैं, इसलिए मैं नोट्स की हेल्प ले रही हूँ। और अगर आप मुझे सजेस्ट करेंगे कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं आपको वाइट बोर्ड पर भी पढ़ाऊँगी। चूँकि मैं ये अभी नए स्टार्ट की हूँ, तो मैं थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजिंग करती रहूँगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर टॉपिक मिलना चाहिए और हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो पेपर में आना भी चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन अक्सर आते हैं टीजीटी पीजीटी नेट में हम देखते हैं, हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन आए और आएगा ही। और जो हम अब उबालना तो हो चुका, अब खदकाना शिमरिंग है, तो इसमें बुलबुले पानी के निचले सतह पर पहुंचने से पहले ही फूट जाते हैं। इसमें तापमान बॉयलिंग से कम होता है। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस विधि से पकाते हैं। अधिक प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है इसी विधि से पकाते हैं। कम आग और कम तीसरा टर्न है कम आग और कम पानी में पकाना, यानी स्टीइंग मेथड। इसको स्टीइंग मेथड कहते हैं, STEWING मेथड। इसमें क्या करता है, भोजन पकाते समय उसमें पानी और ताप दोनों कम रखा जाए, तो इससे स्टीइंग विधि करते हैं। तापमान 90 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहता है। भोजन पकाने में इसमें अधिक समय लगता है। जैसे सूखी हुई सब्जी बनाते हैं, मांस बनाते हैं, तो मांस बनाने और सूखी हुई सब्जी बनाने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें हम बहुत कम ताप पर ही खाना पकाते हैं। भोजन पकाने में समय अधिक लगता है। इसमें जो स्टीइंग विधि है, यानी कम आग और कम पानी में पकाना, इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। इन सबको मैंने एक जगह नोट्स कर लिया है, तीनों चीज़ों को, बॉयलिंग का, सिमरिंग का, स्टीइंग का। 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री सेल्सियस या 180 से 210 फ़ारेनहाइट स्टीइंग मेथड। तो इसमें 90 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि याद करने में आसानी रहेगी। और दूसरी विधि है हवा द्वारा पकाना। हवा द्वारा पकाना, यदि भोज्य पदार्थ तथा आग के बीच कोई अन्य संपर्क या माध्यम है, तो हम आग को गर्मी लेकर पदार्थ को पहुंचाते हैं। इस विधि द्वारा भोजन हवा द्वारा पका हुआ कहलाता है, जैसे भुनना, सेकना, तंदूरी या भट्टी में पकाना। इसे बेकिंग भी कहते हैं। भूनना, रोस्टिंग भी 3 प्रकार का होता है, डायरेक्ट रोस्टिंग, इनडायरेक्ट रोस्टिंग और धातु में
या पेन रोस्टिंग, इसको पेन रोस्टिंग भी कहते हैं। डायरेक्ट रोस्टिंग, प्रत्यक्ष आग के संपर्क में सेकना। इस विधि में भोजन सीधे आग के संपर्क में रहता है। आग की लौ व हवा भोजन को अंदर तक पका देती है और बैगन, आलू, टमाटर, मट्ठा, शकरकंद आदि इसके द्वारा, जैसे आग पर रख के आलू पकाते हैं, बैगन पकाते हैं, टमाटर पकाते हैं और चोखा बनाते हैं, उसी को हम लोग डायरेक्ट रोस्टिंग करते हैं। सरल लैंग्वेज में समझिए। अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट मेथड। इस विधि में भोजन को आग के सीधे संपर्क में न लाकर किसी अन्य माध्यम के द्वारा सेकने का काम करते हैं, जैसे बालू नमक के द्वारा बालू में मूंगफली का सेकना, चिप्स सेकना, मटर चना आदि सेकना। भुजा हम लोग पहले भूजते थे ना, वही भुजा आज के भी डेट में कभी भुजा खाने का मन कर दिया तो हम लोग भुजा कैसे भूजते हैं, कढ़ाई में नमक या बालू रख देते हैं, जब गर्म हो जाता है और जिस चीज़ का भुजा खाने का मन हो उसमें हम लोग भूज लेते हैं। उसी को इनडायरेक्ट मेथड यहाँ का है, रोस्टिंग का है। और पेन धातु में या पेन रोस्टिंग, इस विधि में बर्तन, तवा या कढ़ाई का प्रयोग करते हैं, जैसे तवे पर रोटी सेकना, सेवई सेकना, सूजी सेकना आदि। फिर पेन में हम थोड़ी तेल रख कर कढ़ाई में सेवई सेकते हैं, रोटी सेकते हैं, रोटी का पराठा बनाते हैं, फिर सूजी भूजते हैं, तभी हम जाकर हलवा बनाते हैं। इसको हम लोग पेन रोस्टिंग कहते हैं किताबी लैंग्वेज में, इसको पेन रोस्टिंग कहते हैं। तो रोस्टिंग की 3 विधियाँ हो गई, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पेन रोस्टिंग। भट्टी या तंदूर में पकाना, इसकी भी 3 विधियाँ, इसको इंग्लिश में बेकिंग कहते हैं। ईंट या मिट्टी के चूने की भट्टी, बिजली की भट्टी या ग्रिलिंग। बिजली की भट्टी को ओवन कहते हैं और ग्रिलिंग को ग्रिलिंग ही कहते हैं। ईंट या मिट्टी चूने की भट्टी, इस विधि का प्रयोग प्राचीनतम में देसी भट्टिया या तंदूरी रोटी का बनाने का काम किया जाता है। और बिजली की भट्टी, इस विधि में गर्म हवा ठंडी हवा से मिल नहीं पाती, गर्म हवा से भोजन पक जाता है, जैसे केक, पावरोटी, बिस्किट, नॉन, खटाई, मांस इत्यादि। ग्रिलिंग विधि में क्या होता है, इस विधि में तार की जाली या सलाखे का प्रयोग किया जाता है, जैसे डबल रोटी, मांस, पनीर आदि को भूनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग ग्रिलिंग देखे भी होंगे, ग्रिलिंग में ऐसा ही होता है, ऐसे रहता है, इस पर ऐसे 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 रड बना रहता है और इसमें हम लोग एक डंडा जैसे रहता है, ऐसे पकड़ने वाला डंडा रहता है, इसमें हम लोग मीट फंसा के, किसी भी चीज़ को फंसा के उसको हम लोग रोस्ट करते हैं। इसी तरह से होता है, किसी के घर में होगा भी, अक्सर ये होटलों में यूज किया जाता है। चिकनाई द्वारा पकाना, इसकी भी 3 विधियाँ हैं, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। डीप फ्राई, शैलो फ्राई, ड्राई फ्राई। डीप फ्राई गहरा तलना, इस विधि में घी और तेल की इतनी मात्रा ली जाती है कि भोज्य पदार्थ डालने पर पूर्णतः डूब जाता है, जैसे पूरी, कचौड़ी, समोसे, ककलेट इत्यादि इसी विधि से बनते हैं। शैलो फ्राई, इसको हिंदी में उथला तलना कहते हैं। इस विधि में वसा की मात्रा का इतनी प्रयोग की जाती है कि भोजन बर्तन में न चिपके, जैसे पराठे, चीला, डोसा, आमलेट, आलू चिप्स आदि हम ऐसे बनाते हैं। और शुष्क फ्राई के लिए हम लोग क्या करेंगे, शुष्क फ्राई जो होता है, शुष्क फ्राई के लिए हम लोग ड्राई फ्राई, इस विधि में बाहरी वसा का प्रयोग नहीं किया जाता। भोज्य पदार्थों की प्रकृति व वसा ही भोजन को पकाने में सहायक होती है, जैसे खोया भुना, मूंगफली, मांस मछली मतलब मांस बनाते हैं तो प्याज वगैरह डाल देते हैं, मीट डालते हैं तो ढक देते हैं, सैलो कर गैस को धीमा कर बनते रहता है। मछली का भी वही काम है। खोया भी हम लोग जब भूनते हैं तो उसमें पानी थोड़ी डालते हैं, खोया से ही पानी आता है, वो अपना बनते रहता है। मूंगफली का भी वही काम है। और चौथा है वाष्प द्वारा पकाना,
इसकी दो विधियाँ है, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। इस विधि में भोजन भाप के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है और भाप बनाने के लिए भोजन भगोने में पानी भर के उबालने के लिए रखा जाता है। उबालने के लिए रखा जाता है तथा भगोने को ढक्कन से ढक देते हैं, जिससे बनी हुई भाप भगोने के अंदर रह जाती है और भोजन रखकर पकाते हैं। इसे हम भाप द्वारा डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, भोजन भाप के डायरेक्ट संपर्क में आता है। नीचे भगोने में पानी रख दिया तो बनने लगता है, रखा हुआ है तथा भगोने को ढक्कन से ढक देते हैं, जिससे पानी व भाप भगोने के अंदर आ जाता है और भोजन को पका देता है। अप्रत्यक्ष विधि, इसमें भोजन सीधे भाप के संपर्क में नहीं आता है। सीधे भाप के संपर्क में नहीं आता है, पानी में खौलता है तब बनता है। अब पढ़ेंगे भोजन पकाने के सिद्धांत। ये चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, क्लास थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग उतना समय नहीं दे पाएंगे। इस चीज़ को मैं कल पढ़ाऊँगी, भोजन पकाने के सिद्धांत। आज हमने पढ़ा है पाक कला। पाक कला को पाक शास्त्र कहते हैं और पाक कला के दौरान हमने भोजन पकाने की विधियाँ पढ़ी, जो कि 4 प्रकार की होती हैं। जल द्वारा पकाना, हवा द्वारा, चिकनाई द्वारा, वाष्प द्वारा। इन सबको आज हमने क्लियर किया है। कल हम लोग भोजन पकाने के सिद्धांत पढ़ेंगे और इस भोजन पकाने का भोज तत्वों पर प्रभाव। अगर हम भोजन पकाते हैं तो उसमें जो तत्व होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम कल डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं धीरे धीरे अपने चैनल को ग्रो कर सकूं और मैं आपके लिए अच्छा टॉपिक लेकर आऊँ और मैं अपने साथ आपकी भी TGT, PGT और नेट की तैयारी करने रिवीजन में हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।